नमस्कार साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे मुख्य रूप से एम.एन. रॉय के आगे के राजनीतिक विचार। हमने पिछली क्लास में उनके सशस्त्र विद्रोह वाले जो सिद्धांत है उसको हमने देखा, कैसे पहले जीवन के पहले वैचारिक चरण में, विकास के चरण में जब उनकी विचारधाराएं कहीं ना कहीं प्रस्फुटित हो रही थी, तो कैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को आगे बढ़ावा देकर के वो सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा देने की बात करते हैं। और ये मुख्य रूप से भारत में, जावा इंडोनेशिया में होता है, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जर्मनी से हथियार मंगवा करके अंग्रेजों की सत्ता को खाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन असफल हो जाते हैं। और साथ ही उनका ये जो राष्ट्रवाद, ये सशस्त्र विद्रोह का जो ये विचार था, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप होता ये है, इस सशस्त्र विद्रोह के परिणाम में होता ये है कि उनके जो राजनीतिक गुरु हैं बाघा जतीन, उनकी मृत्यु या हत्या करवा दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद वो अमेरिका की यात्रा करते हैं, जहाँ पर उनका नाम मानवेंद्र नाथ रॉय किया जाता है। नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य से ही मानवेंद्र नाथ रॉय कर दिया जाता है इनका नाम, या ये अपना नाम बदल लेते हैं। फिर वहाँ जो मार्क्सवाद से इनका परिचय होता है, अमेरिका में कुछ किताबें पढ़ते हैं मार्क्सवाद से जुड़ी हुई। उसके बाद मैक्सिको में जाकर के इनकी अलग अलग गतिविधियां मैक्सिको में देखने को मिलती हैं। हमने पढ़ा मैक्सिको में इन्होंने माइकल बोरोडिन से प्रभावित होकर के कई सारी जो बातें हैं सीखी मार्क्सवाद को लेकर के। लेनिन से इनकी मुलाकात होती है। फिर रूस में ये काम करते हैं। चीन में जाकर के क्रांति को बढ़ावा देते हैं, असफल होते हैं, वापस रूस आते हैं। स्टालिन से मुलाकात होती है, स्टालिन से यहाँ पे कुछ बहस होती है, कुछ बातों को लेकर के इनके मतभेद थे। खासतौर पर लेनिन और यहाँ पे इनके एम.एन. रॉय के बीच में जो मतभेद थे वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेनिन यहाँ पे चाहते थे कि भारत में जो क्रांति होगी, साम्यवादी क्रांति होगी, वो कांग्रेस और गांधी जी के सहयोग से होना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो समाज, जो वर्ग है, वो शामिल हो पाएगा। लेकिन एम.एन. रॉय कहते थे कि गांधी जी और जो ये कांग्रेसी हैं, ये पूंजीपतियों की कहीं ना कहीं क्या है, प्रतिनिधि हैं। पूंजीपति ये बुर्जुआ वर्ग के कहीं ना कहीं क्या है, सेफ्टी के लिए काम करते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके हित में काम करते हैं, बुर्जुआ वर्ग के हित में काम करते हैं। इसलिए इनका सहयोग नहीं लेना चाहिए। किसानों और श्रमिकों के साथ मिलकर के हमें काम करना चाहिए। तो इस तरीके की बातें हमें देखने को मिलती हैं। अब हमें आगे डिस्कस करना है। एक और बात हमने पढ़ी थी, वी औपनिवेशीकरण का सिद्धांत। वी औपनिवेशीकरण का सिद्धांत में ये होता है कि हमारे जो गांधी जी हैं, कांग्रेस हैं, ये इनको लेकर के यहाँ पे एम.एन. रॉय कहते हैं कि ये लोग मानते हैं कि भारत में औद्योगिकरण नहीं हो रहा है, अंग्रेज भारत में उद्योग नहीं लगा रहे हैं, वो अपने ब्रिटेन में, इंग्लैंड में उद्योग लगा रहे हैं और बाहर से कच्चा माल ढो ढो करके ले जा रहे हैं। लेकिन एम.एन. रॉय कहते हैं ऐसा नहीं है, भारत में उद्योग लगाए जा रहे हैं, भारत में औद्योगिकरण हो रहा है, और भारत में पूंजीपति वर्ग, टाटा बिरला जैसे पूंजीपतियों का वर्ग खड़ा हो रहा है, जिसकी सुरक्षा के लिए ये कांग्रेस और गांधी जैसे लोग सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में कृषक और श्रमिकों को यहाँ पे एकजुट हो जाना चाहिए और इनके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अब अंग्रेजों से समझौता कर चुके हैं, अंग्रेजों के साथ गठजोड़ कर चुके हैं, और ये अब शोषण करने वाले हैं लोगों का। तो इस तरीके की वी औपनिवेशीकरण के सिद्धांत को लेकर के भी उनके कुछ मतभेद थे। आज हम डिस्कस करेंगे गांधी जी की कुछ और आलोचनाएं करते हैं, वो है मार्क्सवादी आलोचना। गांधी जी की मार्क्सवादी आलोचना उन्होंने की थी। क्या है इसमें मार्क्सवादी आलोचना में, हम इसको देखते हैं। मार्क्सवादी आलोचना में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक बात, कौन सी बात, गांधी जी कैसे थे, ज्यादा नैतिकतावादी या धार्मिक विचारों को लेकर के सोचने वाले, प्रतिक्रियावादी कह सकते हो, क्योंकि जो पुराने ढंग या पुराने ढर्रे को वापस लाना चाहते हो, वही ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण समाज, ग्रामीण संस्कृति को वापस लाना चाहते हो, औद्योगिकरण के वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे एम.एन. रॉय हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे औद्योगिकरण, मशीनीकरण को पसंद करते हैं और तार्किकता की तरफ, वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ने का कहीं ना कहीं पॉइंट रखते हैं। तो अब समझना, राजनीति विज्ञान में जो गांधी जी हैं और मार्क्सवाद है, ये दो विपरीत ध्रुव हैं। पहली विपरीत ध्रुवता ये इनके बीच में क्रांति को लेकर के एक जो अलग एक वैचारिक जो मतभेद है वो देखने को मिलता है। गांधी जी के दर्शन में वैज्ञानिक और वर्ग आधारित जो आलोचना इनकी की गई है एम.एन. रॉय के द्वारा, एम.एन. रॉय ने विशेषकर की है कि उनके अनुसार गांधीवाद कोई क्रांतिकारी सिद्धांत नहीं है, बल्कि पूंजीवाद की रक्षा करने वाला एक प्रतिक्रियावादी दर्शन है। क्या है? एक प्रतिक्रियावादी दर्शन है। प्रतिक्रियावादी दर्शन मतलब ये होता है, प्रतिक्रियावादी मतलब ये होता है जिसको बोलते हैं रिएक्शनरी। प्रतिक्रियावादी व्यवस्था होती है रिएक्शनरी व्यवस्था। क्या होती है रिएक्शनरी व्यवस्था? रिएक्शनरी व्यवस्था होती है जहां हम क्या करते हैं, पुराने विचारों, पुरानी रीतियों, उनको वापस लाने का प्रयत्न करते हैं, उनको वापस लाने का प्रयास करते हैं,
नवीन वैज्ञानिक तार्किक जो तत्व हैं उनको यहाँ पे कहीं न कहीं नजरअंदाज कर देते हैं, तो वो बनता है यहाँ पे आगे जाकर के एक बहुत बड़ा प्रतिक्रियावादी स्वरूप, या जो जिस तरीके से प्रतिक्रियावादी दर्शन किसको कहा है, गांधीवादी दर्शन को, एम एन रॉय के द्वारा गांधीवादी दर्शन जो है प्रतिक्रियावादी दर्शन है, जो पुराने ढर्रे पर ले जाना चाहता है भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय समाज को, भारतीय राजनीति को, जिससे भारत का कोई विकास नहीं होने वाला है, एक प्रकार से भारत पिछड़ने की स्थिति में चला जाएगा। तो यहाँ पे गांधीवाद की इस तरीके से आलोचना करते हैं। फिर यहाँ पे आगे कुछ बातें और भी देखने को मिलती हैं, वो है गांधीवाद की मार्क्सवादी आलोचना में बुर्जुआ वर्ग के नेता बोलते हैं इनको। इनको कहा जाता है कि ये मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं, गांधी जी देश में, ठीक है, जो अमीर हैं, अमीर लोग हैं, इन अमीरों का क्या प्रतिनिधि, इनकी अमीरों की आवाज बन रहे हैं, इनकी अमीरों की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अमीरों की आवाज प्रतिनिधि बन रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कैसे पता चला, कैसे हमें क्लियर होता है कि वो अमीरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो उन्होंने ये एक बात बोली थी एम एन रॉय ने कि, और खासतौर पर उनके साथ आर.पी. दत्त और एम एन रॉय खासतौर पे, कि गांधी जी पूंजीपतियों व्यापारियों के नेता हैं। कैसे नेता हैं? उन्होंने कहा था कि गांधी जी कभी भी जमींदार और उद्योगपति की संपत्ति छीनने की बात नहीं करते हैं। कभी भी उन्होंने उद्योगपतियों की और जमींदारों की संपत्ति छीनने की बात नहीं की है, और बोला है यहाँ पे कि इनकी संपत्ति यहाँ पे बनी रहनी चाहिए। हाँ, मजदूरों को हड़ताल करने से जरूर रोक दिया गांधी जी ने। इस मामले में एम एन रॉय बहुत नाराज हो जाते हैं गांधी जी से कि मजदूरों से आपकी क्या दुश्मनी है जो उनको हड़ताल करने से रोके जा रहे हो, उनको हिंसा करने से रोक रहे हो, उनको खून बहाने से रोक रहे हो, उनको संघर्ष करने से रोक रहे हो, है ना। अगर आपको वाकई मजदूरों की चिंता है तो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों से कहिए ना कि पूंजीपति, ये अमीर लोग, उनको संपत्ति दे दें, तो वो मजदूरों को संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं होगी, समानता आ जाएगी, अमीर गरीब की खाई जो है वो खत्म हो जाएगी, है ना। तो इस मामले में गांधी जी को वो भयंकर लेवल का क्रिटिसाइज करते हैं कि गांधी जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ तो वो पूंजीपतियों को तो कुछ नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी संपत्ति दे दो, अपनी संपत्ति का दान कर दो, लेकिन गरीबों, श्रमिकों, मजदूरों, किसानों से कह रहे हैं कि आप हड़ताल मत करो, आप यहाँ पे संघर्ष मत करो, आप सत्याग्रह करो, आप शांति से बैठे रहो और इंतजार करो हृदय परिवर्तन का। बस ऐसे नाम भजते रहो, हृदय परिवर्तन सबका हो जाएगा। उन पूंजीपतियों के सामने भीख मांगते रहो, और वो अगर उनका मन हृदय परिवर्तन होगा तो वो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। ये गांधी जी के विचार हैं। तो एम एन रॉय फुली फ्लैज में कहते हैं कि ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार के गांधी जी के विचार जो हैं बुर्जुआओं के सहयोग वाले हैं, बुर्जुआओं के साथ वाले विचार हैं, बल्कि मालिक मजदूर एकता की बात करते हैं और मालिकों के पक्ष में जाती ज्यादातर बातें। सीधी सी बात है, मजदूरों को इंस्ट्रक्शन गांधी जी के द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एम एन रॉय ने ये कहा, गांधी जी मजदूरों को बोल रहे हैं कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम हिंसा मत करो, तुम संघर्ष मत करो, लेकिन कभी भी पूंजीपतियों को नहीं बोला उन्होंने कि तुम अपनी संपत्ति को यहाँ पे क्या कर दो, दान कर दो, ये संपत्ति को देना ही चाहिए। हाँ, इतना जरूर बोलेंगे, ट्रस्टीशिप के माध्यम से इतना जरूर बोला है कि परोपकारी कल्याणकारी कार्यों में देना चाहिए और करना चाहिए, मतलब वो एक प्रकार से बाइंडिंग नहीं है, वॉलंटरी है, ठीक है, वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। इस तरीके से बातें उन्होंने बोली हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति है आर.पी. दत्त, आर.पी. दत्त का नाम याद है, इनका कथन है, पुस्तक इनकी है इंडिया टुडे, इसमें बोलते हैं कि गांधी जी को पूंजीपति वर्ग का शुभंकर, पूंजीपति वर्ग का शुभंकर किसने कहा है? आर.पी. दत्त ने कहा है। किसको? गांधी जी को कहा है। और क्यों कहा है पूंजीपति वर्ग का शुभंकर? हम देख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी किसका सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ पे गांधी जी एक प्रकार से इनडायरेक्ट वे में पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी पूंजीपतियों को इस तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं कि उनको कुछ करना ही चाहिए, क्लियरली इंस्ट्रक्शन नहीं दिए। तो गांधीवाद की जो मार्क्सवादी आलोचना है वो हमें सामने देखने को मिलती है। साथ में गांधी जी, अगर मान लो हमारे भाई हैं, कौन से किसान भाई हैं, श्रमिक भाई, मजदूर भाई हैं, अगर उनकी हिम्मत बंद भी जाती है इन पूंजीपतियों, इन अंग्रेजी सरकार के पिट्ठुओं से कहीं ना कहीं संघर्ष करने की, तो गांधी जी इसमें क्या करते हैं? रोड़ा डालने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियां रोकने का काम करते हैं कि तुम्हें हिंसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें संघर्ष नहीं करना चाहिए, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें अहिंसक रहना चाहिए, सत्याग्रह करना चाहिए और बैठ जाना चाहिए मांगते हुए, अपनी बातें रखते हुए, मांगों को सामने रखते हुए, और हृदय परिवर्तन का इंतजार करना चाहिए। ये बातें गांधी जी बोलते हैं। अहिंसा एज अ ब्रेक ऑन रिवोल्यूशन, अहिंसा क्या करती है? क्रांति को रोकने का एक हथियार है, जिससे पूंजीपति सुरक्षित रहे। ये बात इन्होंने बोली है। एम एन रॉय कहते हैं गांधी जी की अहिंसा कोई नैतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक चाल है पूंजीपतियों को बचाने की। जब भी जन आंदोलन उग्र होता है, जैसे भी कोई जन आंदोलन उग्र होता है जहां पे जीतने की संभावना बनती है,
ये विचार मेनली आप देख सकते हो, ये विचार कब के उनके विचार हैं, जब वो मार्क्सवादी थे, जब वो मार्क्सवाद है, कहाँ पे है वो, रूस में बैठे हुए हैं, एम एन रॉय तब दे रहे हैं, क्योंकि वो पूरे तरीके से क्या है, कम्युनिस्ट है, साम्यवादी है, तब दे रहे हैं। आगे जाकर वो खुद कांग्रेस में शामिल होंगे, ठीक है। अभी तो समझते जाओ चीजों को, उनका कैसे अनुभव होता है। गांधी जी की चीजों से वो अनुभव इस तरीके से ले रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है गलत डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ वो लोगों के सामने आदर्शवादी बन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूंजीपतियों के साथ कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, गठजोड़ कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा का काम कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक चाल के रूप में वो देखते हैं। और जनता अंग्रेजों या जमींदारों पर हमला करने वाली होती थी, गांधी जी अहिंसा का नाम लेकर के आंदोलन वापस ले लेते थे। गांधी जी एन वक्त पे ही, जब बिल्कुल जनता लड़ने वाली होती थी, अपनी मांगों को लेकर के, अपनी मांगों को रखने वाली होती है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और चुपचाप बैठ गए जाकर के, ठीक है। तो ये चीज एक तो पता होना चाहिए। इसमें वो कहीं क्रिटिसाइज करते हो, खासतौर पर वो चौरी चौरा वाली घटना, जब उन्होंने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, किसानों ने पुलिस थाने में आग लगाई, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन ही वापस ले लिया। मार्क्सवादियों ने इसे जनता के साथ विश्वासघात कहा कि आपने लोगों को समझ क्या रखा है ना, इंसान है वो भी कोई ना कोई सोच रखते हैं, कोई भी विचार रखते हैं। आप जब बोलोगे तब वो आंदोलन करेंगे, आप जब बोलोगे तो वापस आंदोलन छोड़ देंगे क्या, है ना। तो इस तरीके से जनता के बीच में एक विश्वासघात वाली बात उन्होंने बोली। और गांधी जी यहाँ पे डरते थे कि अगर हिंसा बढ़ी तो अंग्रेजों के साथ साथ भारतीय अमीर जमींदारों को भी ये खत्म कर देगी। यहाँ पर ये टेंशन, एम एन रॉय इसी तरीके के आरोप लगाते हैं कि गांधी जी ने हिंसा इसलिए रोक दी थी कहीं ना कहीं यहाँ पे कि जमींदारों को यहाँ पे नुकसान ना हो जाए, उनकी संपत्ति का नुकसान ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने वापस ले ली थी वो अपने आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को। लेकिन आप समझ सकते हो यहाँ पे गांधी जी के कुछ अलग विचार थे, कुछ अलग थॉट थे, है ना। हमें तो यहाँ पे एम एन रॉय को समझना है, एम एन रॉय क्यों गांधी जी को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्यों उनकी अहिंसावादी प्रवृत्ति को यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्यों हृदय परिवर्तन की जो व्यवस्था है उसको वो आलोचना कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, ये न्यासिता सिद्धांत को लेकर के बोलते हैं ये मीठा जहर है। कौन बोलता है यहाँ पे मीठा जहर न्यासिता सिद्धांत को, तो आंसर है एम एन रॉय। एम एन रॉय ने न्यासिता सिद्धांत, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को मीठा जहर कहा। कैसे कहा, ये सिद्धांत जो है ना, अमीरों की अपनी संपत्ति को ट्रस्टी बनना चाहिए। मार्क्सवादियों ने इसकी कड़ी आलोचना की, बड़ी आलोचना की कि यार ये जो सिद्धांत है प्रैक्टिकल थोड़ी है, बस बोलने में अच्छा लग रहा है। कभी भी कोई भी पूंजीपति अमीर ऐसा कभी नहीं करता है कि चाहे कितनी भी संपत्ति कमा ले, वो कितना भी कमा ले, वो अपनी संपत्ति परोपकार में खर्च क्यों करेगा, उतनी संपत्ति वो क्यों अपने पास रखेगा जितने में उसके पास जीवन यापन के लिए चल जाए। वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश करेगा, वो अपना जीवन स्तर अपने बच्चों के लिए कुछ करेगा। तो इस तरीके की अप्रोच होती है। एम एन रॉय ने कहा कि सिद्धांत जो है ना, वर्ग संघर्ष को रोकने का काम करता है। कोई भी अमीर अपनी मर्जी से संपत्ति नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ेगा। वो यहाँ पे क्या है, संपत्ति उसने कमाई ही इसलिए है, जनता से ही उसने कमाई है, तो वो किस लिए कमाई है, वापस जनता को दे दे, नहीं, उसने दिन रात मेहनत की है तो वो अपने पास रखेगा। जनता से उसने कहीं कोई ना कोई शोषण के माध्यम से कमाई होगी, कोई ना कोई लूट खसोट के माध्यम से। ये एम एन रॉय के विचार हैं। एम एन रॉय यहाँ पे कहते हैं इसलिए उस पूंजीपति से, उस अमीर से हमें संपत्ति जो है संघर्ष के माध्यम से ही क्या है, छीननी पड़ेगी। गरीबों को ये झूठी उम्मीद देते हैं गांधी जी कि अमीर उनके भले के लिए हैं, जिससे गरीब कभी विद्रोह नहीं कर पाते हैं, और पूंजीवाद को बनाए रखने का तरीका है। गांधी जी इस तरीके से पूंजीवाद को बनाए रखते हैं कि अमीर जो है न्यासिता सिद्धांत के माध्यम से उनका परोपकार करेंगे, और गरीब बेचारे इंतजार में बैठे रहते हैं, हृदय परिवर्तन का इंतजार करते रहते हैं। और ये पूंजीपति कुछ खास ऐसा देते नहीं है, बस एक रोटी का टुकड़ा पकड़ा देंगे और हो गया यहाँ पे कल्याण, हो गया यहाँ पे परोपकार, ठीक है। तो ये विद्रोह तब तक नहीं होगा जब तक कि इस तरीके की चीजें चलती रहेंगी, और इस तरीके का लोगों का क्या है, मनोभाव जो है परिवर्तित गांधी जी जैसे लोगों के द्वारा किया जाएगा, तो कोई परिणाम नहीं निकलने वाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या क्या कहा जाता है, इसके बाद यहाँ पे क्या कहा जाता है, धर्म और राजनीति का मिश्रण। अब धर्म और राजनीति का मिश्रण क्या है, मिक्सिंग रिलीजन विद पॉलिटिक्स। देखो, इसके माध्यम से गांधी जी ये कहते हैं कि धर्म को जनता की अफीम यानी ओपियम मानते हैं। गांधी जी राजनीति में धर्म का प्रयोग करते थे। देखो, एम एन रॉय मार्क्सवादी है, कार्ल मार्क्स की अप्रोच ही है, धर्म क्या है, अफीम है। अफीम की तरह एक नशा है, जिसको चढ़ जाता है वो सब भूल जाता है। तर्क करना, बुद्धि लगाना, दिमाग लगाना, है ना, अपनी सोच विचारधारा को लेके चलना, ये सब भूल जाता है। नशा होता है तो व्यक्ति सब भूल जाता है, फिर वैसे धर्म भी एक नशा है। इस तरीके की बातें कार्ल मार्क्स कहते हैं। तो वहां पे उसी बात को दोहराने का काम किसने किया है, एम एन रॉय ने, कि गांधी जी जिस प्रकार के धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं ना, वो जनता को अंधा कर रहा है, नशे की तरफ ले जा रहा है। कौन से नशे, मतलब रूढ़िवाद, प्रतिक्रियावाद, पुराने ढर्रे पर चलने की व्यवस्था पर ले जा रहा है,
ठीक है। इसमें एम एन रॉय कहते हैं गांधी जी को प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रियावादी क्यों, मतलब यहाँ पे प्रतिक्रियावादी मतलब इसलिए होता है यहाँ पे जो पुरानी व्यवस्था को क्या करे, महत्व दे, जो पुरानी व्यवस्था को महत्व दे, वो क्या है यहाँ पे प्रतिक्रियावादी कहलाएगा। तो गांधी जी को उन्होंने प्रतिक्रियावादी बोल करके इस तरीके से यहाँ पे क्रिटिसाइज किया कि गांधी जी ये सही नहीं कर रहे हैं, लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, पुराने तरफ ले जा करके उनको तर्कहीन बना रहे हैं, बोल रहे हैं हम राम राज्य लेके आएंगे, अंतरात्मा की आवाज सुनना चाहिए हमें, ईश्वर की बात हमें करना चाहिए। लेकिन आखिर होगा क्या इससे, क्या इंसान को क्या फायदा होगा? इंसान तो तार्किक नैतिक कब होता है, जब वो खुद अपना भला बुरा जानता है, उसको इंसान को पता है कि कहाँ उसका फायदा है, कहाँ उसका नुकसान है। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि एक व्यक्ति नैतिक कब होता है, जब उसको पता होता है, जब वो समाज उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा होता है तो ऑटोमेटिक उस समाज के प्रति वो नैतिकता दिखाता है। लेकिन अगर समाज ही आसपास या कुछ न ऐसी ऐसी गतिविधियां चल रही तो वो खुद अनैतिक हो जाता है। तो आसपास के सिचुएशंस, आसपास के माहौल, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक व्यक्ति जब किसी भी चीज के लिए नैतिक तब होता है जब वो अपना फायदा, अपना लाभ देखता है, तब जाकर के वो नैतिक होता है। ठीक है, नैतिकता ऐसे ऑटोमेटिक नहीं आ जाती कि धर्म का पाठ पढ़ लिया तो आप नैतिक हो जाओगे, है ना। तो ये एक इंसान की मूल जड़ में, दिमाग में बैठी होती है। बच्चा भी, उसको भी पता होता है कि क्या वो गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है ना। कहीं ना कहीं उसको एक बेसिक इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे एक समाज के द्वारा दे दी जाती है कि हाँ क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, और उसको फिर पता चलता है इस समाज के अकॉर्डिंग ये अगर मैं सही करूंगा तो मुझे इसका लाभ होगा, तो मुझे ये करना चाहिए, है ना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं समाज ही सिखा देता है। यहाँ पर हमें कहीं धर्म के नाम पर अंधे होने की आवश्यकता नहीं है, रूढ़ियों की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है, ये एम एन रॉय कहते हैं। मार्क्सवादियों का मानना है कि इससे जनता अंधविश्वासी हो जाएगी, भाग्यवादी बनती जाएगी, हर चीज हम भाग्य पे छोड़ देंगे। गरीबी हमारी इसलिए है क्योंकि हमारे भाग्य में लिखा है, हमने कोई बुरे कर्म किए होंगे जिससे हमें गरीबी मिली है। और गरीबी में लोग फिर जीना क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। वो श्रमिक गरीबी में जीना एडजस्ट कर लेता है, वो किसान गरीबी में जीना कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है, उससे कहीं ना कहीं वो अपना मान लेता है उसको। ये सही है क्या? नहीं है। आसपास की परिस्थितियां भी तो गरीबी का कारण हो सकती हैं। हर चीज में भाग्य के आधार पे हम बोलेंगे तो सही नहीं है ये चीज। तो यहाँ पे ये एम एन रॉय कहते हैं कि गांधी जी के जो विचार हैं गरीबी को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, वर्ण व्यवस्था के मामले में भी एक गांधी जी को क्रिटिसाइज करेंगे कि वर्ण व्यवस्था के माध्यम से गांधी जी पुराने वही प्रतिक्रियावादी विचारों को बढ़ावा दे करके भारत को एक अंधविश्वासी देश बनाना चाहते हैं, जहां पे लोगों के पास स्वतंत्रता ही नहीं है, लोग बंधे हुए हैं वर्णों में, लोग फंसे हुए हैं भेदभाव के चक्कर में, ठीक है, जाति के चक्कर में। इससे निकलना बहुत जरूरी है। तो गांधी जी के ये विचारों का बहुत बड़े पैमाने पर कटाक्ष करके कहते हैं कि गरीबी से निकलना तभी संभव है जब व्यक्ति सोचेगा कि मेरा गरीबी में निकलना यहाँ पे मेरे खुद के बस में है, मेरे भाग्य के बस में नहीं, ईश्वर के बस में नहीं, मेरे खुद के बस में है गरीबी से निकलना। तो वो क्या करेगा? सबसे पहले वो कुछ स्टेप्स उठाएगा, वो कुछ कार्य करेगा, कुछ गतिविधियां करेगा, कुछ कदम बढ़ाएगा। वो कदम है संघर्ष के, वर्ग संघर्ष के। वो पूंजीपतियों से संघर्ष जब करेगा ना, तब जाकर के आगे बढ़ेगा, और जब आगे जब बढ़ेगा तब जाकर के उसका कहीं ना कहीं इस गरीबी से मुक्ति होगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे एम एन रॉय के द्वारा बोली जाती है, और व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ते नहीं है वो पिछड़ जाते हैं। ये बात हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद और कौन सी बातें हैं यहाँ पे? गांधी जी और उनके चरखा और मशीन का विरोध जो गांधी जी ने किया है, उसका भी ये एम एन रॉय बोलते हैं कि ये बहुत ही बुरी तरीके का विरोध है। मार्क्सवादी जो है औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और आधुनिक मशीनों के समर्थक थे। एम एन रॉय भी समर्थक थे कि देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए जिससे लोग कहीं ना कहीं रोजगार प्राप्त करें। हाँ, अगर उसमें शोषण हो रहा है तो जरूर संघर्ष की तरफ जाना चाहिए। गांधी जी के चरखे ग्राम स्वराज की व्यवस्था को मध्यकालीन और पिछड़ा बताते हैं कि बहुत ही पिछड़ी व्यवस्था है। ऐसे व्यक्ति जो है ना इस व्यवस्था में जाएगा तो अपना जो है समग्र संपूर्ण विकास नहीं कर पाएगा, वही पुराने ढर्रे में चल रहा है। तो हमने फिर ये जो तार्किक सोच है, विचार है, नैतिकता है, इसको क्यों हमने सोचा या क्यों अपनाया है ना। तो एम एन रॉय यहाँ पे कहते हैं कि गांधी जी भारत को वापस बैलगाड़ी के युग में भेजना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, जबकि समाजवाद जो मेरा ये व्यवस्था है, मार्क्सवादी व्यवस्था जो मैं भारत में लाना चाहता हूँ क्रांति के माध्यम से, वो भारत को हवाई जहाज के युग में ले जाना चाहता है। अब लोगों को यहाँ पे समझना है कि वो उन्हें क्या चाहिए, वर्ग सहयोग बनाम वर्ग संघर्ष। अब आपको पता है यहाँ पे गांधी जी के विचार क्या हैं। गांधी जी वर्ग सहयोग की बात करते हैं, ये गांधी जी के विचार हैं कि हर एक वर्ग के बीच में कोई ना कोई असमानता है। गांधी जी मानते थे कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ना कोई पिछड़ा है, कोई ना कोई यहाँ पे अग्र इस अवस्था में खड़ा हुआ है, अंगड़ा है या फिर। तो यहाँ पे गांधी जी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे ये है कि उसका उपाय उन्होंने कुछ अलग बताया है।
इस गरीबी अमीरी या कोई आगे पीछे व्यक्ति है, कोई आगे अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, कोई आगे बढ़ चुका है, कोई बहुत पिछड़ चुका है, तो उसको दूर करना है तो हमें वर्ग सहयोग करना पड़ेगा, ये तरीका होगा। लेकिन मार्क्सवादी आपको यहाँ पे पता है क्या बोलेंगे, मार्क्सवादी और एम एन रॉय जैसे लोग बोलेंगे वर्ग संघर्ष। ठीक है, हमें वर्ग संघर्ष क्या करना पड़ेगा, वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा। बिना वर्ग संघर्ष से, बिना लड़े हमें ये अमीर, ये पूंजीपति कुछ नहीं देने वाले ये। ठीक है, तो वर्ग सहयोग गांधी जी का है, गरीब और अमीर मिलकर के यहाँ पे करेंगे। मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, गरीब और अमीरों को उखाड़ फेंकना चाहिए। आलोचक यहाँ पे, अब आलोचना इसी बात पे की जाती है, साम्यवादियों का आरोप था कि गांधी जी समझौते की राजनीति करते हैं, हर वक्त समझौता कर लो। ठीक है, मान देखो गांधी जी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है रही है, अगर मैं ओवरऑल देखो क्रिटिसाइज भी कर सकता हूँ, आप लोगों को भी आना चाहिए, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हो आप लोग, हर व्यक्ति को क्रिटिसाइज आप कर सकते हो, इतनी क्षमता होना चाहिए। गांधी जी के विचार आप जानते होंगे, पढ़ते होंगे कि गांधी जी हर चीज में सफल हुए हैं, लेकिन मैं कहूँगा गांधी जी सफल नहीं हुए। गांधी जी ने चाहे चंपारण का सत्याग्रह किया हो, खेड़ा सत्याग्रह किया हो, चाहे उन्होंने अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन किया हो, चाहे असहयोग हो, सविनय अवज्ञा हो, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, सब में वो जीत नहीं रहे हैं, सब में वो समझौते कर रहे हैं। खेड़ा चंपारण में क्या हुआ, नील की खेती में जो भी व्यवस्थाएं थी, नील को यहाँ पे बंद करवाना, उसमें उनको प्रॉपर तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो छूट देना, वो सब में अंतिम रूप से एक समझौता होता है, एक गांधी जी यहाँ पे उनका कमीशन बनता है, उस कमीशन के माध्यम से रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट कई सारी छूटें देती है, तो यहाँ पे बीच में समझौता हुआ है। अहमदाबाद मिल मजदूर के माध्यम से जो बोनस चाहिए था उनको, वो बोनस यहाँ पे जो उनको सपोर्ट चाहिए था वो यहाँ पे क्या है, मजदूरों को एक कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता, लेकिन एक समझौते के माध्यम से कुछ मिल जाता है। खेड़ा सत्याग्रह के माध्यम से जो प्लेग फैला था, उसमें जो एक प्रकार से अकाल की स्थिति फैली थी, तो अकाल की स्थिति में जो खेती नहीं हो पाई थी, तो उसमें भी जो लगान अंग्रेज वसूल रहे थे, उस लगान को भी कम करवाया, पूरी खत्म नहीं हुई, कम करवाया। तो ये बात क्या है, ये समझौता ही तो है। असहयोग आंदोलन में क्या हुआ, समझौता किया, अंतिम रूप से कोई जीते थोड़ी है। सविनय अवज्ञा के माध्यम से क्या हुआ, गांधी अरविंद समझौता ही तो हुआ लास्ट में। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद एक समझौता ही तो हुआ बाद में कि ये कैबिनेट मिशन आया। बाद में भारत में क्या हुआ, अलग अलग तरीके से अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन के माध्यम से क्या हुआ, भारत में है ना एक अलग प्रकार की व्यवस्था बनी कि हम ऐसी व्यवस्था देके जाएंगे भारत में। ऐसा तो है नहीं कि हमने बिल्कुल खदेड़ करके अंग्रेजों को यहाँ पे निकाल दिया है और खुद की सत्ता खुद के अकॉर्डिंग बनाई। कैबिनेट मिशन के माध्यम से अंग्रेजी तो हमारी सत्ता, हमारी भारत की जो है सत्ता हमें सौंप रहे हैं, हस्तांतरित कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझना ये जरूरी, गांधी जी जो है वो क्या है, एक प्रकार के समझौतावादी हैं। हर वक्त वो क्या है, शांति से निपटने का काम करते हैं। अगर मान लो उनको पता है यहाँ पे हार हो रही मेरी या मेरी जीत हो रही है, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे लड़ने की, किसी की ना तो हार हो कि ना किसी की जीत हो। ऐसा करते हैं शांति से, ना तुम्हें बुरा लगे ना हमें बुरा लगे, ना तुम्हें ज्यादा कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले ना मुझे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, शांति से समझौता कर लेते हैं। बीच का रास्ता निकालने का काम रहता है गांधी जी का। लेकिन मार्क्सवादी कभी बीच का रास्ता की बात नहीं करते हैं। ये हमेशा कहते हैं कि गांधी जी समझौते के माध्यम से देश के लोगों की मांगों को कहीं ना कहीं नीचे कर देते हैं, उनका महत्व गिरा देते हैं। यहाँ पे ये अंग्रेजों और भारतीय पूंजीपतियों के बीच में दलाल का काम करते हैं, मिडिल मैन की भूमिका निभाते हैं, ताकि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण हो सके और संपत्ति सुरक्षा बनी रहे। ये मेरे विचार नहीं है, ये मार्क्सवादियों के विचार है। इस तरीके से मध्यस्थ जो पूंजीपति है और जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, उनके बीच में कौन बैठा है, गांधी जी बैठे हैं। पूंजीपतियों के बीच में और गरीबों के बीच में, गरीबों को चाहिए तो गांधी जी बोलेंगे मैं दिलाऊंगा तुम्हें, ठीक है, और जाएंगे पूंजीपतियों के पास, उनसे समझौता करके आएंगे, कुछ बीच बीच का लेके आ जाएंगे, गरीबों को दे देंगे, उनको खुश कर देंगे। पूंजीपति कोई चीज को लेकर के यहाँ पे किसानों से आते हैं, तो यहाँ पे बीच में वही गांधी जी का योगदान रहेगा, गांधी जी यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में क्या है, बस खुश कर देना है एक वर्ग को, गरीब वर्ग को जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, परेशान है, उसको खुश कर दो, बस उसको सेटिस्फाई कर दो, बस। उसके अलावा उसकी स्थिति सुधरी या नहीं सुधरी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गांधी जी के जो विचार थे, इस वजह से उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे उनकी कुछ पुस्तकें हैं जिसमें हमें पता होना चाहिए, उल्लेखित है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से एम एन रॉय की किताब है इंडिया इन ट्रांजिशन, 1922 की किताब है। गांधीवाद का जो प्रतिक्रियावादी व्यवस्था है उसको उन्होंने क्रांति का दुश्मन बताया है। ये जो प्रतिक्रियावादी गांधी जी बनते हैं, मतलब अपने आप को थोड़ा सा कोशिश करते कि मैं तो भारत को पुरानी संस्कृति की तरफ ले जा रहा हूँ, मैं तो भारत की भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा की तरफ ले जा रहा हूँ, जिससे भारत का क्या होगा, भारतीयता बढ़ेगी, हिंदुत्व जो की है व्यवस्था है उसका जो है विकास होगा,
और हमारी राम राज्य आदर्श राज्य की जो कल्पना है वो पूरी हो पाएगी। ग्राम आधारित जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, हमारी ग्रामीण संस्कृति, उसको बढ़ावा मिल पाएगा। तो यहाँ पे मनोरॉय कहते हैं ये जो व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं व्यवस्था सही नहीं है, हम और बुरी चीजों में ग्रसित हो जाएंगे। आज हम जिस व्यवस्था में पूंजीवादी है, इसके पहले सामंतवादी थी, है ना, तो क्या सामंतवादी व्यवस्था लाना सही है? क्या गांधी जी यही चाहते हैं क्या? ओवरऑल अगर गांधी जी पुरानी संस्कृति को लेके आना चाहते हैं तो गांधी जी फिर एक प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था के सपोर्टर हैं। ये पुराने जमाने में जो दास प्रथा चलती थी, गांवों में प्रचलन में थी, या फिर हमारे हमारे आसपास राज्यों में चलती थी जो, तो क्या गांधी जी उसका समर्थन कर रहे हैं क्या? नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि गांधी जी की जो प्रतिक्रियावादी नीति है ये सही नहीं है, जिसमें वो पुरानी तरीकों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी मामले में अम्बेडकर भी इनको क्रिटिसाइज करते हैं गांधी जी को कि आप पुरानी चीजों में क्यों जाना चाहते हो, आप वैज्ञानिकता को क्यों बढ़ावा नहीं दे रहे हो, आप यहाँ पे आधुनिक सोच को बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हो। पुरानी संस्कृति में अगर जाना ही है तो हमने फिर जो है क्रमिक विकास की तरफ हम क्यों नहीं बढ़ सकते? आप वैज्ञानिक जो है विचारों को महत्व क्यों नहीं दे रहे हो, है ना? हम क्रमिक विकास तरीके से हम जो है आसपास की संस्कृति क्रमिक विकास क्यों कर रही है? हर चीज में हमें पीछे ही जाना है तो फिर हम विकास करना बंद कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे मार्क्सवादी इनको बेहतरीन तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं कि गांधी जी के जो विचार है ना बहुत ही बड़े क्रांति के दुश्मन है, बदलाव नहीं करते हैं, रूढ़िवादी हो जाते हैं, इसलिए कंजर्वेटिव ये हो जाते हैं। आरपी दत्त इसलिए इनको इंडिया टुडे नाम की किताब में क्या कहते हैं, बुर्जुआ वर्ग के जनरल या मस्कट, ठीक है, क्या कहा है, मस्कट जो शुभंकर होता है, शुभंकर मतलब प्रतीक, ये क्या है, हमारे पूंजीपतियों के प्रतीक है गांधी जी। इसके अलावा EMS नंबूदरीपाद, ये केरल के क्या है, CM भी बने हैं पहले, गैर कांग्रेसी, द महात्मा एंड द इज्म, ठीक है। इसमें गांधी जी ने जन चेतना जगाई लेकिन पूंजीवाद की जो है सीमा में कैद रखा। पूंजीवादियों को फायदा पहुंचे उतनी ही सीमा में क्या है, इन्होंने क्रांति की जो आग है, लोगों में आग, जन चेतना है वो जगा के रखी, लेकिन पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं जा पाई वो आग, ठीक है। ये बातें हमें पता होना चाहिए इसमें। और क्या होता है इसके बाद? इसके बाद और क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक और हम लेंगे लास्ट में, वो है निष्कर्ष के तौर पे कि गांधी जी का जो आलोचना मार्क्सवादी करते हैं तो उसका सार ये निकल के आता है कि गांधी जी ने जो जनता है भारतीय, उसको भीड़ समझ करके जगाया तो सही, कुछ ना कुछ स्तर पे जगा तो दिया, लेकिन उन्होंने इस भीड़ का इस्तेमाल क्रांति के लिए, उनके ही फायदे के लिए नहीं किया कि वो समानता की तरफ जा सके। गांधी जी ने कोई ऐसा काम किया है जिससे हमारे भारत में समानता आए? ये मान लो, ये मार्क्सवादी पूछ रहे हैं कि समानता आ गई हो, गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई है वो खत्म हो गई हो। वो जरूर चाहते थे कि हृदय परिवर्तन से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज तक हुआ क्या? नहीं हुआ ना। क्या वो चीजें संभव है? नहीं है संभव। तो क्रांति करना पड़ेगा, बल्कि सुधार के लिए किया उन्होंने। मार्क्सवादियों की नजर में गांधी जी ने अनजाने में या जानबूझकर ब्रिटिश राज और भारतीय पूंजीपतियों के लिए सेफ्टी वॉल्व का काम किया। उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा शील्ड बन करके खड़े रहे ये। जब भी लोगों को लगा कि हिंसा के माध्यम से हम लोगों को, ये सरकार को हटा सकते हैं, अंग्रेजी सरकार को, गांधी जी बीच में आकर खड़े हो जाएंगे कि मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा तुम्हें, तुम अगर इनको ठेस पहुंचाओगे तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। गांधी जी के ये विचार लोगों को रोक लेते थे, वरना वो कब के यहाँ पे कुछ करना, कुछ गतिविधियां करके इन अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकते, जिससे भारत में खूनी साम्यवादी क्रांति ने, रूस और चीन जैसी क्रांतियां, फ्रांस जैसी क्रांतियां, रूस जैसी क्रांतियां, अमेरिका जैसी क्रांतियां, ब्रिटेन जैसी क्रांतियां होने से रुक गई। वरना भारत में भी क्रांति अगर इस तरीके से हो जाती तो वाकई भारत में क्या होता, एक अलग तरीके की समानतावादी व्यवस्था आ सकती थी, जिसमें सभी साम्यवादी व्यवस्था जो होती, जिसमें सभी समान होते। ये मार्क्सवादी मानते हैं, इस वजह से इनकी आलोचना की जाती है, ठीक है, ये इनकी आलोचना की जाती है। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सामाजिक क्रांति को लेकर के क्या इनके सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत है हमारा, कौन सा चरण चल रहा है अभी? चरण नंबर 2, जीवन का इनका कौन सा चरण है? चरण नंबर 2। और इस चरण में वो कहाँ है अभी? रूस में बैठे हुए हैं, रूस में, ठीक है। और रूस में किसके बगल में? लेनिन के बगल में, और यहाँ पे स्टालिन के बगल में बैठे हैं। अब बताओ, स्टालिन और लेनिन के बगल में जो व्यक्ति बैठा हो तो वो कैसा सोचेगा? सामाजिक क्रांति के बारे में सोचेगा, वर्ग संघर्ष क्रांति के बारे में सोचेगा, वो साम्यवादी व्यवस्था के बारे में सोचेगा, पूंजीवाद के बारे में तो थोड़ी सोचेगा वो। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे हमें बात पता होना चाहिए। एम एन रॉय के राजनीतिक दर्शन में सामाजिक क्रांति का स्थान केंद्रीय है। उनका मानना था कि केवल राजनीतिक आजादी नहीं चाहिए हमें अंग्रेजों से, इसमें वो पता है, इस सामाजिक क्रांति में वो कहते हैं हमें सामाजिक आजादी भी चाहिए, सांस्कृतिक आजादी और आर्थिक आजादी भी चाहिए।
वो अमीर गरीबी की खाई भी हमें दूर करना है, इसलिए हमें आजादी कंप्लीट चाहिए। 1947 की आजादी हमारे लिए कैसा है, सत्ता का हस्तांतरण है। धीरे धीरे गोरे साहबों के हाथ से भूरे साहबों के हाथ में क्या आ गई है, सत्ता आ गई है। उसके अलावा कुछ ऐसा खास बदलाव हुआ नहीं है भारत में। इस प्रकार ये सामाजिक क्रांति को रखते हैं सामने दुनिया के कि हमारा देश आजाद तो हो गया है या आजाद होगा, या जब भी आजाद होने की स्थिति होगी खास तौर पे, लेकिन वो आजादी हमारी कंप्लीट आजादी नहीं होगी। या आजादी की स्थिति कंप्लीट आजादी की स्थिति नहीं है। यहाँ पर वो कहते हैं सामाजिक क्रांति का अर्थ, मतलब यहाँ पे सामाजिक क्रांति का अर्थ केवल सरकार बदलना नहीं है। इसका अर्थ हम बता चुके हैं आपको कि आर्थिक ढांचा बदलना है, जिसमें क्या होता है, सामंतवाद को खत्म करके, जमींदारी प्रथा को खत्म करके, पूंजीवाद को खत्म करके, साथ में अब आर्थिक हमने ढांचा बदला, अब मानसिक ढांचा बदलेंगे, यानी धर्म को खत्म करना, धर्म को अफीम मानकर रोकना, अंधविश्वास को रोकना, जाति प्रथा को रोकना, बेड़ियों को तोड़ना, इन सबको। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां मनुष्य आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से क्या होगा, स्वतंत्र होगा और एक समान सोच रखने वाला होगा, एक समानता का भाव होगा। आर्थिक रूप से समानता होगी, सामाजिक रूप से हमें एक समानता देखने को मिल रही है, कोई जाति वाती नहीं है, कोई लिंग आधारित भेदभाव नहीं है, ठीक है। तो ये व्यवस्था हमें कब मिल पाएगी, जब हम एक सामाजिक क्रांति को बढ़ावा देंगे, ठीक है। अब इस सामाजिक क्रांति के जो है हमें दो मुख्य आयाम देखने को मिलते हैं। कौन से आयाम, दो मुख्य आयाम मिलते हैं देखने को। पहला आयाम है कृषि क्रांति करना पड़ेगा। भारत क्या है, भारत एक कृषि आधारित देश है। भारत में क्या है मुख्य रूप से आपको पता होगा, कृषि ज्यादा है कि यहाँ पे उद्योग ज्यादा है, ठीक है। भारत में क्या है, कृषि उद्योग। आज भी भारत में उद्योग इतने ज्यादा नहीं है, आज भी हमारी ज्यादातर अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, ठीक है। तो हमारे ज्यादातर मतलब मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में योगदान तो ठीक है, लोग सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कहाँ पे है, सबसे ज्यादा बड़ी जनसंख्या कहाँ लगी हुई है, हमारी कृषि में लगी हुई है। तो कृषि में इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो सबसे ज्यादा परेशान लोग कहाँ पे है, सबसे ज्यादा पीड़ित लोग कहाँ मिलेंगे, शोषित लोग कहाँ मिलेंगे, पीड़ित और शोषित लोग, जिन जो क्रांति करने में क्या कर सकते हैं, सहयोग, जो क्रांति, जो सामाजिक क्रांति में क्या कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, तो वो हमें मिलेंगे किसान। तो भारत में कौन मिलेगा, किसान मिलेगा, जो क्रांति के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। उद्योग में श्रमिक नहीं मिलेंगे, श्रमिक नहीं मिलेंगे, जो कहाँ होते हैं, उद्योगों में होते हैं, इसलिए हमें श्रमिकों को भूल जाना चाहिए, हमें किसानों की मदद लेना चाहिए। अब यहाँ पे सामाजिक क्रांति में पहली कृषि क्रांति है, यहाँ पे कृषि आधारित देश को लेकर के यहाँ पे क्रांति की बात करते हैं, गांव में होने की बात करते हैं। अभी क्रांति होगी कहाँ मैन जी, ये भी तो बड़ी बात है। तो कृषक कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, खेती करते हैं वहीं पे, तो वो गांव में ही होगी क्रांति। ये हमारी जो सामाजिक क्रांति होगी इसकी नींव है, ये नींव कहाँ होगी, ये नींव होगी इसकी गांव में, गांव से शुरू होगी। वहीं से यहाँ पे क्या होगा, जमीन जोतने वालों की यहाँ पे क्या है, ये क्रांति मानी जाएगी, यही क्रांति करेंगे जो जमीन जोतते हैं, ठीक है। जमींदार नहीं करेंगे, क्योंकि जमींदार जमीन नहीं जोतते, वो बस पैसा रखते हैं, लूटते हैं, शोषण करते हैं किसानों का। तो वे जमींदार राजा महाराजाओं के सख्त खिलाफ थे, और उनका कहना था कि जब तक कि किसान को जमीन का मालिक नहीं बनाया जाता, तब तक वह गुलाम रहेगा और तब तक वो पिछड़ा या शोषित बना रहेगा। गांधी जी से मतभेद इस मामले में भी रहते हैं। गांधी जी जमींदारों का हृदय परिवर्तन का वेट करते हैं, बस कि इनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। वो जमींदारों के खिलाफ थे गांधी जी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो हिंसक विरोध नहीं करना चाहते थे, वो हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहते थे, वो अहिंसक तरीके से सत्याग्रह के माध्यम से, बस सामने क्या है, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से क्या करना चाहते थे, यहाँ पे इनके हृदय परिवर्तन का वेट, इंतजार करना चाहते थे। और यहाँ पे उन्होंने न्यासीता सिद्धांत भी दिया कि ये जमींदार अपनी संपत्ति जो इन्होंने कमाई उसका कुछ हिस्सा गरीबों के कल्याण में भी लगाएंगे। हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे इस तरीके से ये आलोचना की जाती है और कहते हैं ये धोखा है एक प्रकार से गरीबों के साथ, और राय जमींदारी उन्मूलन के बिल्कुल हमेशा पक्षधर रहते हैं, ठीक है। अब हमने कृषि क्रांति वाला पढ़ लिया। सामाजिक क्रांति का दो आयाम होते हैं, एक तो कृषि क्रांति हमने पढ़ लिया। कृषि क्रांति कौन करेगा, जहां पे कृषक वर्ग ज्यादा है, भारत जैसे देशों में कृषक वर्ग ज्यादा है, रूस जैसे देशों में क्या है, उद्योग वर्ग ज्यादा है, यानी श्रमिक वर्ग ज्यादा, उद्योग ज्यादा है, तो श्रमिक ज्यादा होंगे, खेती ज्यादा होती नहीं, करते नहीं वहां के लोग, तो वहां पे श्रमिक ज्यादा मिलेंगे क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत है। रूस में क्या है, अब रूस के बाद चीन में क्या है, चीन में भी इंडस्ट्रीज ज्यादा नहीं थी जब माओ ने क्रांति की थी, कृषक ज्यादा थे, तो कृषि क्रांति ज्यादा हुई थी वहां पे, कृषकों ने की थी। इसके अलावा यहाँ पे क्रांति के दूसरा मुख्य भाग में हम बात करेंगे दार्शनिक और सांस्कृतिक क्रांति की। मानसिक बुद्धि के आधार पर क्रांति होना चाहिए, बुद्धि सोच को लेकर ही क्रांति होना चाहिए। कैसे, सबसे मौलिक विचार यहाँ पे उन्होंने बोला भारतीय पुनर्जागरण, भारत के लोगों को जागना पड़ेगा, रेनेसा होना जरूरी है। कैसे, गुलाम दिमाग कभी स्वतंत्र समाज नहीं बना सकता, ये लाइन याद रखना, ये कथन एम एन रॉय का है। कहते हैं गुलाम अगर हमारा दिमाग है, हमारा हम गुलाम, हमारा मानसिक जो है गुलामी में अगर हम जी रहे हैं, तो हम बाहरी तौर पे हमारा शारीरिक रूप से या हम राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं हम आजाद कभी नहीं हो सकते, स्वतंत्र कभी नहीं हो सकते हैं।
या स्वतंत्र राजनीतिक समाज, स्वतंत्र समाज की परिकल्पना कभी नहीं कर सकते हम। तो हमें मानसिक रूप से जो है वो गुलामी को छोड़ना पड़ेगा। भारत के लोग राजनीतिक रूप से गुलाम इसलिए हैं क्योंकि वो मानसिक रूप से गुलाम है, और सदियों से गुलाम कैसे, किस चीज के? अंधविश्वास में। क्या अंधविश्वास? कि ये हमारे बस में, हमारे कर्म, हमारे तो इसमें भाग में यही लिखा था, हमारे तो किस्मत में यही लिखा था, हमारी किस्मत में यही लिखा था गरीबी में जीवन जीना, है ना, हम कभी अमीर नहीं बन सकते, अमीर तो वो लोग हैं, है ना। ये एम एन रॉय कहते हैं ये सबसे घटिया चीज होती है। अरे वो लोग अमीर इसलिए हैं क्योंकि तुम लोग चुपचाप बैठे हुए हो। लड़ो, संघर्ष करो उन लोगों के खिलाफ जो तुम्हारी संपत्ति छीन के बैठे हैं, शोषण कर रहे हैं। जाओ लड़ो उनसे, संघर्ष करो। साथ में ये भी कहते हैं कि आसपास के जो धर्म की चीजें हैं, रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास है, ये इस चीज में कहीं ना कहीं और क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। कैसा? कि तुम्हारे बस, तुम्हारे कर्म में यही लिखा था, तुम्हारे भाग में यही लिखा था, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था, गरीबी में रहना, भूखे मरना, बेरोजगार रहना, ये तुम्हारी किस्मत में लिखा था। ये ऐसे धर्म की चीजें, ये ऐसी अंधविश्वास की चीजें तुम्हें सिखा देती हैं, आडंबर की चीजें तुम्हें सिखा देती हैं, और तुम उसको एक्सेप्ट कर लेते हो और फिर कुछ नहीं करते हो, चुपचाप बैठे रहते हो। ये सबसे घटिया चीज होती है, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। और हम कर्मकांड में फंसे हुए हैं, जाति पाति फंसे हुए हैं। एक सबसे गरीब व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रताड़ित होता है किससे? अंधविश्वास से, कुरीतियों से, है ना। आपने देखा होगा जहां पे ज्यादा गरीब होंगे ना, वहां सबसे ज्यादा अंधविश्वास भी मिलेगा, और जहां सबसे ज्यादा अमीर होंगे ना, उनको किसी का फर्क नहीं पड़ता, वो अपने अकॉर्डिंग धर्म की परिभाषाएं देते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे। इसके बाद वो समाधान की बात करेंगे। सामाजिक क्रांति के लिए सबसे पहले लोगों के दिमाग में क्रांति करनी पड़ेगी और उनको तर्कशील बनाना पड़ेगा। ये है वो क्रांति। सबसे पहले हमने पढ़ा कृषक क्रांति में, हमने पढ़ा कृषक क्रांति कब होगी? जब हमारे किसान क्या करेंगे? किसान क्या करेंगे? किसान क्या करेंगे? हमारे किसान विद्रोह करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बोले कि ये जो दार्शनिक क्रांति है वो कब होगी, तो हम उसको कहेंगे दार्शनिक क्रांति तभी होगी जब लोग तर्क आधारित क्या करेंगे? तर्क आधारित यहाँ पे वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देंगे। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देंगे। ये चीज दोनों, ये बातें हैं, जब ये दोनों क्रांतियां हो जाएंगी तब जाकर के क्या आ जाएगा? सामाजिक क्रांति हो जाएगी। और ऐसे में सामाजिक क्रांति हमारी जो एक्चुअल की राजनीतिक क्रांति है, राजनीतिक आजादी है ना, उससे बेस्ट होगी। ये 1947 की आजादी और एम एन रॉय की सामाजिक क्रांति में एक थोड़ा सा अंतर आप देखना। ये खुद इन्होंने भी बताया है, एम एन रॉय ने भी बोला है कि देखो, जो राजनीतिक आजादी आपको 1947 से मिली है वो कैसी है? वो केवल राजनीतिक है। झंडा बदल गया है, ब्रिटेन का झंडा लटक रहा था, अब किसका होगा? भारत का होगा। इसके अलावा हुआ क्या है ऐसा? वहां राष्ट्र वायसराय हाउस में कौन बैठ गया? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी बैठ गए हैं, और वहां पे एक प्रधानमंत्री जैसा पद बना है, वहां पे नेहरू जी बैठ गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे और क्या बदलाव हुए? क्या अमीर और कहीं ना कहीं गरीब यहाँ पे कुछ उनकी स्थिति में बदलाव हुआ क्या? कुछ उनकी नई चेतना जागी क्या? नहीं। तो यहाँ पे एम एन रॉय कहते हैं यहाँ पे समग्र विकास, जीवन का तरीका बदलने का बहुत ज्यादा मैटर करता है। पूंजीपति नेताओं का यहाँ पे जो है, इनके हाथ में सत्ता आ गई है, बस इतना हुआ है 1947 की आजादी में। और यहाँ पे कुरीतियां, जातिवाद, धर्म की जो है आडंबर की, अंधविश्वास की व्यवस्था अभी भी बनी हुई है, और अमीर गरीब की खाई अभी भी बनी हुई है, जिसको खत्म करना सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए। तो एम एन रॉय अब सामाजिक क्रांति के माध्यम से कहेंगे समग्र विकास होना चाहिए, जीवन का तरीका बदले। आजादी वही होती है जहां पे सिर्फ तुम राजनीतिक रूप से बोलो, ये मत बोलो कि हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होना है, अपना झंडा लगाना है, अपना गीत गाना है, अपना राष्ट्रगान गाना है, बस हो गया आजादी। ये नहीं होती आजादी। एक आजादी इंसान फील कर पाए, अनुभव कर पाए, जब उसको आसपास के लोग वहां पे छुआछूत का उसके साथ व्यवहार न करें, आसपास के लोग उसके साथ भेदभाव न करें, तब उसको फील होगा कि हाँ, वो एक आजाद देश में रह रहा है, आजाद तरीके, स्वतंत्र तरीके से। सत्ता जन समितियों के हाथ में होना चाहिए, सत्ता बड़ी बड़ी पार्टियों के हाथ में। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता पे पूरा कब्जा कर रखा है, फिर उसके बाद और भी पार्टियों ने, कम्युनिस्ट पार्टियों ने सत्ता पे कब्जा कर रखा है। मुझे ये पार्टियों से क्या है, नफरत है। एम एन रॉय कहते हैं पार्टियां नहीं होना चाहिए, ये अपने निजी स्वार्थ में काम करती हैं। यहाँ जन समितियां होना चाहिए। जन समितियां गांव के स्तर पे बनेंगे, छोटे छोटे कस्बे के स्तर पे या शहरी स्तर पे। वो अपनी समितियां एक व्यक्ति को डिसाइड करेंगे, उसको संसद में भेज देंगी। अगर वो ढंग से काम करता तो ठीक है, नहीं करता तो वापस भी जन समितियां बुलाएंगे। कोई जरूरत नहीं है चुनाव बनाव के तरीके से यहाँ पे एक कोई लोकसभा बनाए, फिर उसमें चुनाव करवाएं, फिर वो व्यक्ति काम करे ना करे फर्क नहीं पड़ता। पार्टियां डिसाइड कर रही हैं कि आपका नेता कौन होगा। बताइए, आप डिसाइड कर पा रहे हो क्या? मुझे बताओ, आपका सांसद आप डिसाइड करते हो कि पार्टियां डिसाइड करती हैं? कांग्रेस बता देती कि हमारा ये व्यक्ति इंदौर से क्या है, टिकट मिला है उसको, ये सांसद क्या है, चुनाव में खड़ा होगा। बीजेपी ने बता दिया अपना, हमारा ही चुनाव में ये व्यक्ति खड़ा होगा। क्या आपने डिसाइड किया कि मेरा यहाँ पे कौन सा व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होगा? नहीं डिसाइड किया। आपने अपना प्रतिनिधि नहीं बताया, उन लोगों ने बताया। तो ये चीज क्या है? ये सबसे घटिया लोकतंत्र की व्यवस्था, पार्टी आधारित, जो कि सबसे घटिया है।
एम एन रॉय ने, यहाँ तक कि जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों ने, और गांधी जी ने भी कहीं ना कहीं इन पार्टियों की व्यवस्था को कहीं क्रिटिसाइज किया है। ये कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ की तरफ ले जाती है। उन्होंने खुद कांग्रेस को छोड़ दिया था बाद में। जाति और धर्म का अंत होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने ये बोला है, और आर्थिक समानता आना चाहिए, तभी ये जो है ना सामाजिक क्रांति, समग्र क्रांति होगी। यही है समग्र क्रांति। ये आजादी जो 1947 की मिली है आजादी, में उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एम एन रॉय के विचार बता रहा हूँ। ये सिर्फ झंडा बदलने वाली आजादी है, ये वाली आजादी आज तक हमें नहीं मिल पाई है, जिसमें हम समाज में बराबरी से कंधा मिला करके, महिलाएं हमारी, हमारे देश की महिलाएं, देश की बेटियां, देश के पिछड़े गरीब और दलित लोग, देश के जो हैं, जो जिनके साथ छुआछूत हो रही है, जो आदिवासी हैं, और भी बहुत सारे लोग जो कहीं ना कोई चीज से पीड़ित है, क्या उनकी चीज में हमने कोई सुधार किया है? आजादी की पहले पीड़ित थे अंग्रेजों के शासन में, और आज भारतीय शासन, भारतीय लोगों के शासन में भी परेशान है। कोई बदलाव खास ऐसा आया नहीं है। इस प्रकार से उनके बीच में अंतर देखने को मिलता है। क्रांति का तरीका अब क्या बताया उन्होंने कि ये क्रांति बेस्ट क्यों है, वो हमने देख लिया। ये क्रांति अच्छी है क्योंकि समग्रता की बात करती है, हर तरीके के विकास की बात करती है। ये क्रांति का तरीका क्या होना चाहिए, तो ये समय के साथ बदलाव आना चाहिए इसमें। अब देखो, क्रांति के तरीके में हम देखें तो यहाँ पे एम एन रॉय के विचारों में बदलाव आए हैं, जिसमें उन्होंने ये क्रांति का तरीका पहले तो बताया था सशस्त्र विद्रोह, कि पहले हमें क्या है, हथियारों के माध्यम से क्रांति करनी पड़ेगी, आपको पता है, हथियारों के माध्यम से, खून खराबे के माध्यम से। लेकिन उन्होंने समझ लिया कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसमें हमारे लोग ही मरेंगे। मार्क्सवादी चरण में ये शिक्षा और जन जागरण के माध्यम से क्रांति करने की बात करते हैं, और बोलते हैं कि लोगों को अवेकनिंग करवाना पड़ेगा, शिक्षा देना पड़ेगा। क्रांति ऊपर से थोपी नहीं जा सकती, बल्कि इसे नीचे से मनुष्य के दिमाग में शुरू होना चाहिए। तो मानसिक रूप से शिक्षा ऐसी दे दो, मानसिक रूप से ऐसे विचार डाल दो, तो ऑटोमेटिक वो क्रांति करेगा, या ऑटोमेटिक वो ऐसे काम करेगा जिससे आपके आगे जाकर के सुधार खुद ही हो जाएंगे। आपको यहाँ पे हथियार उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए उन्होंने सशस्त्र विद्रोह को बाद में त्याग दिया था। ठीक है, ये चीज उन्होंने बाद में मतलब त्याग दी थी पहले, लेकिन उनका तरीका यही था, फिर बाद में तरीका ये हो जाता है। तो दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जैकोबिन प्रभाव भी देखने को मिलता है एम एन रॉय पर। फ्रांसीसी क्रांति में आपने पढ़ा होगा, जैकोबिन एक क्लब था, जैकोबिन दल था एक, जो कि खून खराबे, बहुत ही ज्यादा हिंसा के माध्यम से क्या करते हैं, क्रांति करते हैं। अब जैकोबिनो की तरह से यहाँ पे भी हेमन रॉय जो है सामंतवाद, राजशाही के कट्टर दुश्मन थे, और समाज के पूरी तरह यहाँ पे साफ करने, नया बनाना चाहते थे। समाज को अगर नीट एंड क्लीन बनाना है, तो आपको वो जाति अगर हटाना है, धार्मिक तरीके से बड़ व्यवस्था हटानी है, धार्मिक रूढ़िवाद, अंधविश्वास, इन सबको हटाना है, तो आपको यहाँ पे पूरे समाज को धोना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। उसमें आपको लोगों को सीधा अगर मारना पड़े तो मार भी सकते हो। जैकोबिन क्लब ने ये तो किया, गिलोटिन मेथड से लोगों के सर कलम कर दिए। अब देखना है इसको, जैकोबिन क्लब इतना हिंसक क्लब था फ्रांसीसी क्रांति में, जिसका नाम आप लोग पढ़ोगे, तो आप जिसके बारे में पढ़ोगे ना, जिसके कृत्यों के बारे में पढ़ोगे, आपके कहीं रूह कांप जाएगी इसमें। तो ये पता होना चाहिए जैकोबिनो के बारे में। और इसी तरीके से यहाँ पे ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, समग्र तरीके से बदलाव होना चाहिए, लोगों की सोच चेंज होना चाहिए। लेकिन आपको पता है बाद में इस तरीके को वो छोड़ देते हैं, और यहाँ पे सोच पे बल देते हैं। अल्टीमेटली सोच बदलना जरूरी है। तो सामाजिक क्रांति में आपको पता होना चाहिए, सामाजिक क्रांति में ये कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक बेकार है जब तक कि उसके साथ हमें आर्थिक स्वतंत्रता, समानता नहीं मिलती और मानसिक मुक्ति नहीं मिलती है। तो आर्थिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है, मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता को कोई मतलब नहीं है। हमें राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, मानसिक, हर तरीके की मुक्ति चाहिए। यही कारण है कि संविधान सभा और संसदीय लोकतंत्र की भी अपर्याप्त उन्होंने माना। उन्होंने कहा ये संविधान सभा कोई काम की नहीं है, ये पर्याप्त तरीके से, कंप्लीट तरीके से, समग्र तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रही है। ये एक प्रकार की पूंजीपतियों की सभा है, और पूंजीपतियों के हक में ही, पूंजीपतियों के ही लिए ही फैसले लेगी। और लोकतंत्र भी, जो संसदीय लोकतंत्र है, गांधी जी भी इसको वैश्य बांझ के समान बोलते हैं। ये भी बोलते हैं कि ऊपर से लिए गए फैसले नीचे पर थोपने जैसे हो जाएंगे, ये सही नहीं है। ठीक है, राजनीतिक ढांचा खड़ा कर रहे हैं, सामाजिक नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इस तरीके से पूरे के पूरे जो है जो राजनीतिक विचार है दूसरे चरण में हमने पढ़ लिए हैं। और इस तरीके से इन्होंने क्या है, राजनीतिक विचारों को यहाँ पे सिर्फ एक पहलू माना। उन्होंने बोला कि सामाजिक विचार, राजनीतिक विचार, आर्थिक विचार, ठीक है, सामाजिक विचार, आर्थिक विचार, सांस्कृतिक विचार और मानसिक विचारों में भी कहीं ना कहीं एक बदलाव होना चाहिए। उनमें भी कहीं ना कहीं जो है विकास, वैज्ञानिकता, तार्किकता का कहीं की समायोजन होना चाहिए। इस तरीके से बात ये कहते हैं। तो एम एन रॉय हम ओवरऑल देख सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले पहले चरण में कौन से सिद्धांत को दिया, सशस्त्र विद्रोह के सिद्धांत को, जहां पे वो विद्रोह राष्ट्रवाद के लिए हथियारों के माध्यम से करना चाहते हैं। दूसरा हमने सिद्धांत पढ़ा उनका वी औपनिवेशीकरण का, जिसमें वो
देश में कहते हैं कि औद्योगिकरण हुआ है, अंग्रेज कर रहे हैं, लेकिन वो पूंजीपतियों के लिए हो रहा है और कांग्रेस और ये गांधी जी उन पूंजीपतियों की रक्षा कर रही है। दूसरा चरण हमने पढ़ा जब वो मैक्सिको से जाकर के रूस में काम करते हैं, चीन में क्रांति करवाने का काम करते हैं, तब उन्होंने कुछ विचार दिए थे जो मार्क्सवादी सिद्धांत के विचार हैं, जिसमें उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है सामाजिक क्रांति का, ठीक है? उसके पहले हमने सामाजिक क्रांति के पहले कौन-सा सिद्धांत पढ़ा है? ठीक है, उसके पहले हमने पढ़ा है एक महत्वपूर्ण सिद्धांत गांधीवाद की मार्क्सवादी आलोचना। ये आलोचना वाला सिद्धांत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गांधी जी को वो किस पैमाने पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो जानना ज़रूरी है। गांधी जी को महत्वपूर्ण तौर पे क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने पूंजीपतियों को लेकर के, कि पूंजीपतियों के साथ क्या खड़े हैं महात्मा गांधी सेफ्टी वॉल्व के रूप में खड़े हैं, उनकी सेफ्टी के लिए खड़े रहते हैं। उनके उनके लिए न्यासिता सिद्धांत बोल देते हैं कि तुम्हारे लिए न्यासिता सिद्धांत और गरीबों के लिए बोलते हैं तुम कुछ मत करो, तुम बस बैठे रहो, हाथों में चूड़ियाँ पहने, ठीक है? इस तरह की बातें। हिंसा मत करो, सत्याग्रह तुम यहाँ पे संघर्ष मत करो, विरोध मत करो, बस शांतिपूर्वक यहाँ पे हृदय परिवर्तन का वेट करते रहो। ये मज़दूरों के लिए बोल दिया गांधी जी ने और यहाँ पे पूंजीपतियों के लिए बोला बस न्यासिता सिद्धांत कर दो बस। करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं चलती हैं, है ना? अगर उनको करना होता तो वो पहले ही कर देते। और गांधी जी का सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं वो प्रतिक्रियावाद को लेकर के कि रिएक्शनरी बहुत हैं गांधी जी। पुराने ज़माने पर जाना चाहते हैं, रूढ़िवादी बनना चाहते हैं, रूढ़िवादी व्यवस्था वापस से लाना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए, तार्किकता को बढ़ावा देना चाहिए। एक इंसान तार्किक, नैतिक इसलिए होता है कि माफ़ कीजिएगा नैतिक इसलिए होता है क्योंकि वो तार्किक है। वो अपना अच्छा-भला जानता है, फ़ायदा जानता है। गांधी जी कहते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति नैतिक इसलिए होता है क्योंकि वो धार्मिक है। ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे एम एन रॉय और गांधी जी के बीच में। फिर उसके बाद हमने सामाजिक क्रांति पढ़ा, जो सामाजिक क्रांति समग्र क्रांति की बात होती है, जिसमें आपको आर्थिक जिसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं होती है, जिसमें आपकी आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानसिक गुलामी से मुक्ति की बात होती है। तो ये बातें हमने यहाँ पे खत्म कर दी हैं। अब हमारी नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो मुख्य रूप से होगा किसके ऊपर? मुख्य रूप से होगा हमारा तीसरे चरण के ऊपर, जहाँ पे वो क्या करेंगे? भारत के अलग-अलग हिस्सों में जाकर के अलग-अलग तरीके की जो है क्रांति के अलग-अलग सिद्धांतों को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है? कौन सिद्धांत को? रेडिकल ह्यूमनिज्म के सिद्धांतों को, ठीक है? तो ये रेडिकल ह्यूमनिज्म वाला सिद्धांत हमारे लिए सबसे काम का हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट सेशन में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इस पे एक सेपरेट क्लास बनेगी, डेफिनिटली सेपरेट क्लास बनना चाहिए क्योंकि ये कहीं न कहीं इस सिद्धांत के साथ अन्याय होगा। इतना अच्छा शानदार सिद्धांत है ये मानववाद कहते हैं इसको या उग्र मानववाद। इसका जो है कहीं न कहीं यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद से क्या एक भेद देखने को मिलता है, वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हम करेंगे। व्यक्ति आधारित तो महात्मा गांधी भी हैं, व्यक्ति को केंद्र में रख करके राज्य को यहाँ पे साधन मानते हैं, व्यक्ति को साध्य मानते हैं। गांधी जी ने भी कहा है, व्यक्ति को केंद्र में दीनदयाल उपाध्याय भी रखते हैं, व्यक्ति को केंद्र में यहाँ पे ये एम एन रॉय भी रखते हैं, लेकिन बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ये पढ़ेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू आप सभी को एंड जय हिंद।